अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 26 से इस केस की डे टू डे समाअत होगी और क्या फ़ैसला आता है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर होने जा रहे हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज ही हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि इंतज़ाम किया जाए नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होगा और दो सिर्फ मेंबरान रह जाएंगे। KPK और पंजाब के बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान रिटायर हैं, उनकी तयनाती अभी तक नहीं हो सकी। उसके लिए भी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने खतूत भी लिखे हैं वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को कि नए नाम भेजें। अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर नाम अपने देंगी। अदील वड़ाइच इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते हैं और इन तमाम मामलात को देख रहे हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे। अदील, पहले तो स्टेटस बताएं इस केस का कि कहाँ तक पहुँचा है ये। शाकिर साहब, वैसे तो ये केस 5 साल से चल रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल से ये मामला स्क्रूटनी कमेटी के पास है। स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी 2018 में और मार्च 2018 में, और उसका मैंडेट ये था कि इस 1 महीने में रिपोर्ट देनी है PTI के पार्टी फंड्स जो हैं उनके अकाउंट्स का ऑडिट करके। इस कमेटी ने 1 महीने में अपना काम मुकम्मल नहीं किया, फिर 2 महीने का टाइम दिया गया, फिर अब इसको इंडेफिनेट पीरियड दे दिया गया और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि मुतालबा भी हर जगह से आ रहा है कि इसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, और खुद कमेटी ने भी ये फैसला किया कि हम इसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे, तो 26 नवंबर से रोज़ाना की बुनियाद पे कमेटी में ये मामला जो है वो ज़ेर समाअत आएगा। लेकिन इसमें साथ ही साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी सेम यानी कमेटी के सामने मामला जो है वो सुना जाएगा। तो इसमें बेसिकली इस केस में तहरीक इंसाफ ने अभी तक 7 पिटिशंस दायर की हैं मुख्तलिफ फेजेस में, जिसमें ये कहा गया है कि पहले कहा था कि ये लोकल स्टैंडर्ड नहीं बनता अकबर एस बाबर का, यानी वो मुतासरा फरीक नहीं है। फिर कहा इलेक्शन कमीशन का जो है ये मैंडेट नहीं है। फिर कहा कि इस कमेटी ये जो दरखास्तें दी थी, पिटिशंस दायर की थी। फिर कहा कि जो कमेटी है ये इस प्रोसीडिंग्स को नहीं सुन सकती। बाकी सारी तो रिजेक्ट हो गई। अभी ये वाली चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अभी जो बुनियादी सवाल है इसमें कि क्या PTI ने फॉरेन फंडिंग ली है, ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली है, जो कि इलेक्शन एक्ट के तहत एक जुर्म है और उसमें पार्टी के लिए बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए निकल सकते हैं। सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि उसके जो इलेक्टेड उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो उस मामले की जो उसके फैक्ट फाइंडिंग जो है उस पे हमारी जो इतलात हैं कि अभी खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत हो, तो इसके लिए अभी काफ़ी टाइम चाहिए। जब काफ़ी टाइम इसको लगेगा तो उसके बाद अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पे सुनने के बाद 7 दिन में भी फैसला अपनी फैक्ट फाइंडिंग मुकम्मल कर ले, तो भी ये मामला मौजूदा इलेक्शन कमीशन इसको हल करता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 6 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए मामला हल नहीं होता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने एक याद दहानी का खत वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए हुकूमत को लिखा है और उसमें कहा है कि चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अमूर रुक जाएंगे, मुतासिर होंगे, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि 2 अरकान जो हैं वो मौजूद नहीं है, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध के अरकान हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन में जो 5 में से जब 3 लोग चले जाते हैं तो वो डिसफंक्शनल हो जाता है। कानून के तहत, आइन के तहत वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि कम से कम 3 लोगों का मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ये कमेटी भी जो है कानूनी तौर पर अब तक काम जारी नहीं रख सकेगी। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि इस वक्त तो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं है। तो शहबाज शरीफ के साथ वो खतो किताबत भी इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के हवाले से वही नहीं प्रॉपर हो रही थी। तो ऐसे में यही वजह कि 2 अरकान जो बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान हैं, उनका तकर्रुर का मामला 1 साल होने वाला है, अभी तक उनका तकर्रुर नहीं हो सका। तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चले जाएंगे, 2 अरकान भी मौजूद नहीं है,
तो ऐसे में फिर ये मामला लटक जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर कमेटी जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के अमूर रुक जाते हैं, इनकम्प्लीट हो जाता है इलेक्शन कमीशन। तो कोरम बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आईनी वो जो उनकी एक तादाद है वो पूरी नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर ही नहीं सकता। उसका कोई भी फैसला गैर कानूनी हो जाता है फिर उस वक्त किया गया। तो ऐसे में अब ये कमेटी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे भी करे तो 7 वर्किंग डेज बनते हैं। अगर हफ्ता इतवार भी वो काम जारी रखे, ज्यादा से ज्यादा 10-11 दिन बनते हैं। तो 10-11 दिन में 3 सियासी जमातों के मामले को सुनना है, ठीक है। उसमें अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले को पहले देख लेते हैं, तो ऐसे में अभी बहुत कुछ जो चीजें हैं वो अभी सामने आनी बाकी हैं। इस कमेटी को अभी तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब देना है। ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो अभी अदालत ने अगरचे स्टे नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कमेटी मुकर्रर वक्त में इसके लिए काम करना एक बहुत मुश्किल टास्क होगा। अच्छा, हवाओं का रुख आपको किस तरफ नजर आ रहा है? क्योंकि पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है रिपोर्टर्स को हालात से, वाक़यात से, इक़दामात से कि पीटीआई के केस का केस किस तरफ उसका रुख है, किस तरफ जा रहा है? देखें शाकिर साहब, ये जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पे हर शख्स का यही सवाल है। देखें, अगर तो फॉरेन फंडिंग है, और देखें फॉरेन फंडिंग जो है वो मतलब बैरून मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से कंपनियां तो हैं, इसमें कुछ चीज़ों की अभी इनको डिफाइन होना है कि मसलन पाकिस्तानी अगर कोई शख्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, कानून में ये तो लिखा है कि पाकिस्तानी दोहरी शरीयत वाला जो है वो फॉरेन फंडिंग में नहीं आता, लेकिन वो कंपनियां तो पाकिस्तान की हैं ना। उन कंपनियों में कोई गैर मुल्की हुकूमत और गैर मुल्की कंपनी अगर फंडिंग कर रही है तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसी सूरत में फिर वो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक तो अपने अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो पेश ही नहीं की। तहरीक इंसाफ ने जो जिन अकाउंट्स की तफसीलात पेश की हैं वो ऑर्डिनरी तफसीलात हैं ज़राए के मुताबिक, यानी वो उस तरह की तफसीलात नहीं है जो इलेक्शन कमीशन उनसे मांग रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के सामने क्या मांग रहा है? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अकबर बाबर ने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जो अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं इनके अकाउंट्स लेकर आएँ। और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये जो 23 बैंक अकाउंट्स हमने मंगवाए हैं, इसमें से 5 सिर्फ आपने हमारे सामने डिक्लेयर किए हुए हैं, बाकी 18 जो हैं वो अकाउंट्स की तफसीलात भी आप दें। तो तहरीक इंसाफ ये कहती है जी कि जिन चीज़ों से हमारा ताल्लुक है वो हमने आपको दे दी हैं, बाकी चीज़ें अगर किसी ने और ने अकाउंट खुलवाए हैं, किसी और इंडिविजुअल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है अगर उसने वो अकाउंट खुलवाए हैं। मुकामी सतह पर आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ डिवीजन में अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मरकजी सेक्रेटेरिएट ने अकाउंट खुलवाए हैं हम सिर्फ उसको ऑन करते हैं। तो इस हवाले से यानी ये इतना आसान केस नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होने हैं, सबूत दिए जाने हैं। उसके बाद जब ये कमेटी अपना काम कर लेगी, उसके बाद इस कमेटी ने अपनी सिफारिशात भिजवानी है, फैसला नहीं सुनाना, सिफारिशात भिजवानी है। वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन फैसला उन सिफारिशात को देखते ही नहीं कर देगा। ये ऐसे ही है जैसे पनामा की JIT ने जब अपनी फाइंडिंग्स दे दी थी तो सुप्रीम कोर्ट में फिर फ्रीकैन को सुना गया था। उसमें फ्रीकैन जब दोबारा अपने केस को लड़ेंगे उसमें टाइम लगेगा। ये फैसला आ जाएगा वजारत दाखिला को, वजारत दाखिला लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें फिर ये फैसला जो है ये वफाकी हुकूमत के पास जाएगा। ये जाएगा बजरिया वजारत पार्लिमानी अमूर, क्योंकि जो उसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो बेसिकली वजारत पार्लिमानी अमूर है। तो वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए जब ये रेफरेंस जाएगा तो उस रेफरेंस की रोशनी में फिर वफाकी हुकूमत जो है फिर वो फैसला करेगी कि इसको आगे हमने फॉरवर्ड करना है या नहीं। अच्छा, अकबर एस बाबर से भी आपकी बात हो रही होगी, इलेक्शन कमीशन के हुकाम से भी बात हो रही होगी, हो सकता है मेम्बरान से भी आपकी बात या मुलाकात हो रही होगी तर्जुमान से। ये दोनों क्या इस पे मौक़िफ़ दे रहे हैं? PTI के लोग क्या कह रहे हैं? देखें शाकिर साहब, इलेक्शन कमीशन तो इस मामले पे ना मौक़िफ़ देगा ना दे सकता है इस केस के मेरिट्स पर, क्योंकि ये एक जुडिशल मामला है। कमेटी के पास जो मामला है इलेक्शन कमीशन उस पर भी इसलिए कमेंट नहीं करता क्योंकि वो फिर प्रेजुडिस हो जाता है मामला, उसमें तासुब आ जाता है।
उसमें असर और रसूख इस्तेमाल हो जाता है। तो उसमें फिर शाकिर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अलबत्ता ये ज़रूर उसने वजाहत कर दी है कि आज शफकत महमूद ने एक हैरानी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि कैसे 15 दिन में फैसला आ जाएगा, कि जी 15 दिन में फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन से मंसूब करके एक स्टेटमेंट पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी 15 दिन में फैसला देने से मुतल्लिक हमने कोई अहकामात जारी नहीं किए, ये केस अपने मेरिट पे चलना है, ये केस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर चलने के हवाले से कमेटी को कहा है। लेकिन हमने कहा है कि अगर मुमकिन है, अगर ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए तो करे। यानी उनकी जानिब से भी कोई दबाव नहीं है कि इसको ख़त्म करना है। तो क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, हर चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस होता है, ख़ास तौर पे कानून में। अगर इसमें आप किसी भी चीज़ को बाईपास करेंगे, कल को तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, तहरीक इंसाफ जाकर अदालतों में स्टे ले लेगी कि ये हुक्म है। तो इसलिए तमाम स्टेजेस को पूरा करना है। ओके, अच्छा, अकबर एस बाबर मुकम्मल पुरएतमाद लग रहे हैं। देखिए, एक बात तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि अकबर एस बाबर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो बाकायदा वो परेशान भी लग रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के बानी लोगों में से थे। तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इसलिए परेशान थे कि उनका जो केस है उस पर ज़ाहिर है हुकूमत एक मजबूत यानी एक एंटिटी होती है, एक मजबूत पार्टी बन गई। तो हुकूमत जब मजबूत पार्टी बन गई, उनकी मुखालिफ पार्टी बेसिकली हुकूमत से उनका मुकाबला हो गया ना। तो ऐसे में मैंने जब उनसे पूछा कि अब तो हुकूमत में आ गई है तहरीक इंसाफ, अब आपके केस का क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा डिटर्मिन्ड हूँ और मैं इस केस के हवाले से मेरा हौसले पस्त नहीं हुए। लेकिन ज़ाहिर है उन परेशानी तो झलक रही थी उनके चेहरे से। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली, 18 महीने बाद ये केस अचानक टेकअप हुआ और उसके बाद ये मामला अब ज़ेर समात आ गया। और इस वक्त हर साइड पे, हर अपोजिशन या गवर्नमेंट साइड पे हर लीडर इसी को डिस्कस कर रहा है। और ये क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है, अगर इसमें पार्टी फंडिंग साबित हो जाती है तो उसका खौफनाक इम्पैक्ट जो है ना वो क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हद तक ज़रूर कंसर्न है। ज़ाहिर है 5 साल हो गए हैं, इस मामले को निपटाना भी है। वो इलेक्शन कमीशन पर इस हद तक ज़रूर दबाव है कि 5 साल में मामला क्यों वाइंड अप नहीं हुआ। इतने अरसे के बाद ये केस अब टेकअप किया गया तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि या तो पीटीआई को अंडर प्रेशर रखना होगा, कोई कहानी तो होगी। देखें शाकिर साहब, बात यह है कि सियासी तौर पर यह बात करना बड़ा आसान होता है कि तहरीक इंसाफ 5 साल लग गए और ये इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव तो इस लिहाज इस हद तक तो है ना कि 5 साल में इसका क्यों नहीं आया इसका जो। लेकिन हमारा एक कानूनी सिस्टम है, इदारों ने कानून के मुताबिक चलना होता है। अगर तहरीक इंसाफ अदालत गई है, उसने 7 पिटिशनें दायर की हैं और उसने उस पर स्टे लेने की कोशिश की है, तो डिले तो आते रहे हैं। कमेटी के पास मामला गया, कमेटी में मामला स्टे पे जाते रहे हैं। अब मामला यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ को भी आप इस तरह गलत नहीं कह सकते। मतलब आपके खिलाफ अगर कोई केस कोई शख्स करता है तो ये आपका राइट है उस केस में जिस तरह का मर्जी डिफेंस लें और कानूनी फोरम्स पे रहते हुए लें। तो तहरीक इंसाफ ने इसको कानूनी फोरम्स पे रहते हुए उसमें लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे तहरीक इंसाफ को क्लैरिटी मिलने की बजाय तहरीक इंसाफ का अपना इसलिए नुकसान हुआ है कि अब अगर कोई ऐसी चीज़, अब उनकी हुकूमत आ गई है, अब उनके लिए ज़्यादा परेशानी की बात बन गई है। अब खुदा ना खास्ता को फैसला उनके खिलाफ आता है तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो मौजूद तमाम लोग हैं वो सारे कानूनी मरहले, उसमें उन कानूनी मरहलों में यकीनन हुकूमत खुद भी आती है, उसने ही आगे रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाना होता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा। ये मामला अदालतों में जाएगा, क्योंकि जब अगर खुदा ना खास्ता को ऐसा फैसला आता है किसी के खिलाफ भी, तो ऐसे में ये कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा तो मामला अदालतों में जाएगा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर हो रहे हैं तो कानूनी तौर पर कितने दिन में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री करनी है, और उसमें आपको बर वक्त तकर्री टाइमली आपको नजर आ रही है कि कोई है इस तरह के इकदाम हो रहे हैं? देखिए शाकिर साहब, कानून ये कहता है कि 45 रोज़ के अंदर जो है ना अरकान और कमीशन की जो तकर्री है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये करनी होती है। लेकिन जब अरकान की तकर्री 1 साल में नहीं हो सकी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे मैं कैसे ये समझ लूँ कि 1 महीने या 2 महीने में हो जाएगी। तो हो सकता है होने पे आए तो तीनों अचानक एक ही उस पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएं एक ही अटैम्प्ट में। लेकिन इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस, ये इस वक्त जो बयानबाजी, ये एक दूसरे पर तनकीद और इस टाइम ये जो कुछ शुरू हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये तकर्री का अमल जो है इतनी जल्दी मुकम्मल हो सके। चलें, बहुत शुक्रिया आदिल। व्यूअर्स, आदिल बड़ाज को आपने सुना। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।